गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 32। अभी तक हम 31 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 32वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे आयनिक आकार किनका, एक्टिनॉइड्स का आयनिक आकार, है ना। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके थे एक्टिनॉइड्स की। आज हम उनका आयनिक आकार कैसा होता है इस पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.2 में दिया हुआ है। तो आप एक बार उसे वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आज ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, है ना, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे, है ना। जो आपकी पुस्तक में 4.6.3 में दिए हुए हैं, तो आप इसे वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और इन पे चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, तो आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनॉइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लेंथेनॉइडों की ही तरह है। श्रेणी में परमाणु अथवा M3+ आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है। ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आयनिक आकार के संदर्भ में बात करते हैं तो मतलब जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लेंथेनॉइड की ही तरह है। इसकी जो लेंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड है, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं वह लगभग समान है जब हम आयनिक आकार की बात करते हैं। क्यों? श्रेणी में परमाणु अथवा जैसे हम जब लेंथेनॉइड की बात करते थे, है ना, लेंथेनॉइड की जो श्रेणी थी, है ना, लेंथेनॉइड की 4F, उसमें जब हम बात करते थे तो जब जो लेंथेनॉइड्स थे, जो तत्व थे लेंथेनॉइड्स के, वह अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में थे, तब उनमें एक नियमित रूप से धीमे धीमे एक हाथ से हो रहा था। कहाँ पे? उनकी परमाणु आकार या फिर परमाणु संरचना में हो रहा था ना। आपने पिछले भागों में पढ़ा था कि जब हम +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो लेंथेनॉइड्स की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो उनका परमाणु क्रमांक है, जैसे हम श्रेणी में आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे नियमित ह्रास होता जा रहा था। वैसे ही जहाँ एक्टिनॉइड्स के आयनिक आकार की बात करेंगे तो श्रेणी में परमाणु अथवा M3+, M3+ क्या, M यहाँ पे किसी भी एक्टिनॉइड्स के तत्व को दर्शा रहा है ना, और +3+ मतलब उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो श्रेणी में परमाणु अथवा M3+ आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है ना। जैसे लेंथेनॉइड्स में भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में धीमे धीमे क्रमिक ह्रास हो रहा था, वैसे ही एक्टिनॉइड्स में भी अपनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उनके आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है, मतलब वो धीमे धीमे कम होते जाते हैं। इसे एक्टिनॉइड आकुंचन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड आकुंचन। जैसे जब हम लेंथेनॉइड्स की बात करते थे तब हम उसे लेंथेनॉइड आकुंचन बोलते थे, लेकिन अब हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो इनमें जो नियमित ह्रास है इसका कारण क्या है? एक्टिनॉइड आकुंचन या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ये भी लेंथेनॉइड आकुंचन की तरह ही होता है। तो एक्टिनॉइड आकुंचन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जो 5F इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण शील्डिंग के कारण है। क्या कह रहे हैं? एक्टिनॉइड आकुंचन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है ना, संदर्भित किया जा सकता है। यद्यपि यह आकुंचन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे श्रेणी में आगे जाते हैं वह एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जो 5F इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण शील्डिंग के कारण है। इसलिए देखो, जैसे हम हर बार पढ़ते हैं कि, है ना, जैसे कोई परमाणु है ना, परमाणु है और यहाँ पे बीच में क्या होगा? नाभिक, उसका न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस उस परमाणु में उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता रहता है ना। जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है। तो परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। प्रोटॉन मतलब जो प्रोटॉन है वह क्या होता है? धनात्मक, और कहाँ पे? नाभिक में होता है, जिसके वजह से जो परमाणु है उसका नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। इस वजह से वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ और अच्छे से खींच सकता है। और 5F इलेक्ट्रॉन जो है
वह सही प्रकार से शील्डिंग या फिर परिरक्षण नहीं कर पाते, है ना। एसपीडीएफ पढ़ा था हमने कि सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा कौन देता है, एस, मतलब जो परिरक्षण करता है सबसे ज्यादा एस होता है, फिर बी, फिर डी और फिर एफ, है ना। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा ये लोग शील्डिंग करते हैं या फिर परिरक्षण करते हैं। एफ जो है वह सबसे दुर्बल परिरक्षण करता है ना। सबसे अच्छा एस और सबसे बुरा, सबसे दुर्बल क्या, एफ, है ना। कितना समझ आ गया। इसी वजह से ये जो एक्टिनोइड आकुंचन है, इससे जो आयनों के आकार है वह धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, है ना, जो हमारी पुस्तक में 4.6.3 में दी हुई है। एक्टिनोइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक है। जो एक्टिनोइड श्रेणी है उनमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है उनका परास क्या है, काफी अधिक है। आंशिक रूप से इसका कारण 5s 6d तथा 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा है। इस आंशिक रूप से इसका कारण क्या है, 5s 6d तथा 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा। कौन से, 5s 6d तथा 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा है। इसका कारण किसका, एक्टिनोइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक होने। एक्टिनोइड की ज्ञात ऑक्सीकरण अवस्था सारणी 4.11 में दी हुई है। तो जो एक्टिनोइड्स की जो ज्ञात ऑक्सीकरण अवस्था है वह अभी हम थोड़ी देर में सारणी 4.11 से पढ़ेंगे, क्योंकि वह वहीं दर्शाई गई है। तो एक्टिनोइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था है उनका परास अधिक है। आंशिक रूप से इसका कारण क्या है, 5d 6d तथा 7s। 5f 6d और 7s स्तर है, उनकी समतुल्य ऊर्जा है। इसका कारण किसका, एक्टिनोइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक होने का, है ना। और एक्टिनोइड की ज्ञात ऑक्सीकरण अवस्था अभी हम सारणी 4.11 में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सारणी 4.11, एक्टिनियम तथा एक्टिनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। सारणी 4.11 में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिनियम तथा एक्टिनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनोइडों की हमें पढ़नी थी और एक्टिनियम की हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक्टिनियम है उसकी भी जो उसका जो व्यवहार और बाकी अभिक्रिया है वह एक्टिनोइड से काफी मिलती जुलती है। क्यों, क्योंकि एक्टिनियम अगर देखो तो इसका परमाणु क्रमांक 89 है, और एक्टिनोइड्स कहाँ से, 90 से शुरू होते हैं, मतलब जस्ट बाद से। तो परमाणु क्रमांक जब पास में है तो इसकी कुछ अभिक्रिया फिर कुछ व्यवहार जो होंगे, गुण जो होंगे, वह एक्टिनोइड से तो मिलते ही होंगे, है ना। इसलिए एक्टिनियम तथा एक्टिनोइडों दोनों की हम ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ एक्टिनोइड्स एक्टिनियम से लेके लोरेंशियम तक जा रहे हैं, है ना। एक्टिनियम, थोरियम, फिर पीए, यूरेनियम, है ना, एनपी, पीयू, एएम, सीएम, वीकी, सीएफ, ईएस, एफएम, एमडी, एनओ, एलआर मतलब लोरेंशियम, है ना। तो चलो एक्टिनियम से लोरेंशियम तक हमें दी हुई है, और यह इसकी क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं दी हुई है ना, कि कौन सा तत्व कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो एक्टिनियम है वह सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था है ना, +3 की प्रदर्शित करता है। और जो थोरियम है वह भी सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था +4 की दर्शाता है। लेकिन जब हम पीए पे आते हैं तो वह 3 ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। 3 ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी, +3, +4 और +5, ये 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फिर जब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यह पीए से ज्यादा 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। कौन सी, +3, +4, +5 और +6। ऐसे ही एनपी जो है वह 5 5 सबसे ज्यादा, जो एनपी और पीयू है वह सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं, 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। कौन कौन सी, +3, +4, +5, +6 और +7। ऐसे हम पीयू प्लूटोनियम की बात करते हैं तो यह भी 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। कौन कौन सी, +3, +4, +5, +6 और +7। फिर देखो जैसे हम एक्टिनियम से पीयू तक आए, है ना, तो वैसे वैसे जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं की संख्या थी वह बढ़ती जा रही थी। जैसे एक्टिनियम में एक, थोरियम में एक, लेकिन जब हमने पीए देखा तो इसमें 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा था। यूरेनियम 4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा था। एनपी 5 और पीयू भी 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा था। लेकिन जैसे हम पीयू से एलआर लोरेंशियम तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या है वह कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा कौन करता है, एनपी, पीयू, है ना, और सबसे कम एक्टिनियम, थोरियम और ये जो सी एफ
ES, FM, MD, NO, LR, लोरेंशियम। ये सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और सबसे ज्यादा NP तथा PU दर्शाते हैं। ऐसे जब हम AM पे जाते हैं PU से, तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह 5 से 4 होगी, है ना। PU 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा था, लेकिन AM 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है, जो कि कौन कौन सी है? +3, +4, +5 और +6। ऐसे ही जो CM है वह भी 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है, +3 और +4, है ना। BK भी 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है, +3 और +4। फिर जब हम BK से CF में आते हैं तो हमें पता चलता है कि अब जो आगे के तत्व हैं वह सारे सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं, जिन्हें हम +3 बोलते हैं, है ना। तो CF भी सिर्फ +3 की एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ES भी सिर्फ +3 की एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, FM भी +3 की एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ऐसे ही MD भी +3 की एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, ऐसे ही NO भी +3 की एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, और अंत में LR लोरेंशियम भी +3 की एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सारणी 4.1 देखोगे तो हम जब एक्टिनियम से लोरेंशियम तक जाते हैं, तो एक्टिनियम से जब हम PU तक आते हैं तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है की संख्या है वह बढ़ती जा रही है। जैसे एक्टिनियम में 1, थोरियम में 1, PA में 3, U में 4, NP में 5 और PU में भी 5। लेकिन जब हम PU से LR तक जाते हैं तो जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या है वह धीमे धीमे कम होती जा रही है। जैसे हम PU से AM में गए तो 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, है ना, +3, +4, +5, +6। फिर AM से CM में गए तो सिर्फ 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बची, +3 और +4। CM और BK में +3 और +4। और फिर जब हम BK से CF में गए तो वह 2 से घटकर 1 रह गई। तो CF, ES, FM, MD, NO और LR में सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था +3 की ऑक्सीकरण अवस्था देखी जा सकती है। ठीक है, इतना समझ आया। तो अभी हमने क्या देख लिया? एक्टिनियम तथा एक्टिनॉइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कि वह कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, है ना, जो एक्टिनॉइड्स हैं, एक्टिनियम तत्व जो है वह कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं और कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, हमने इस पे दृष्टि डाली। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिनॉइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जो एक्टिनॉइड है वह सामान्यतः कौन सी? +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर आप लेंथनॉइड्स की बात करें तो लेंथनॉइड्स में भी जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था थी वह सबसे ज्यादा स्थायी थी, है ना। तो जब हम एक्टिनॉइड में आते हैं तो एक्टिनॉइड भी सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। श्रेणी के प्रारंभिक अर्ध भाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो श्रेणी के प्रारंभिक, जो श्रेणी जैसे श्रेणी है जिसके जो प्रारंभिक अर्ध भाग वाले, है ना, क्या प्रारंभिक अर्ध भाग वाले तत्व, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, जो अर्ध भाग है 20 के तत्व, वह उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। वह कौन सी? उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था TH में +4 है, PaU तथा NP में क्रमशः +5, +6 तथा +7 तक पहुंच जाती है ना। क्या कह रहे हैं? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वह TH में, है ना, कितनी है? 4 है। लेकिन जब हम PaU तथा NP में जाते हैं तो वह कितनी? Pa में +5 है उच्चतम, यूरेनियम में +6 है उच्चतम, और NP में +7 और PU में भी +7 है ना। TH में +4 है, PaU तथा NP में क्रमशः +5, +6 तथा +7 तक पहुंच जाती है। परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती है ना। देखो ये कह रहे हैं जब एक्टिनियम से अर्धभाग तक, है ना, जब तक 20 तक आए, है ना, तो जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वह बढ़ती जा रही थी। जैसे हमने TH देखा तो इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है +4 है, Pa देखा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, यूरेनियम देखा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, और NP में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है ना। उच्चतम के साथ साथ जो संख्या है ऑक्सीकरण अवस्था की वह भी जब एक्टिनियम से 20 तक PU तक आते हैं तो वह सबसे ज्यादा है ना, एक्टिनियम की 3 और PU की 5। और जब हम PU से LR लोरेंशियम तक जाते हैं तो उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या है वह धीमे धीमे घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ने बताया कि एक्टिनॉइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और उदाहरण, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था TH में +4 है, PaU तथा NP में क्रमशः +5, +6 तथा
+7 तक पहुंच जाती है। परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती है ना। तो बाद के तत्व हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्टिनोइडो व लेंथेनोइडो में यह समानता है कि यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं। देखो, जो एक्टिनोइड्स है मतलब 5F श्रेणी और लेंथेनोइड्स है मतलब 4F श्रेणी, उनमें यह समानता है कि वह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं, है ना। मतलब अगर हम +4 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना करेंगे तो ये जो तत्व एक्टिनोइडों और लेंथेनोइडों के जो तत्व है वह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं। तथापि +3 तथा +4 आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है ना। इसलिए +3 और जो +4 आयन है मतलब जो आयन जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 तथा +4 है, तो +3 तथा +4 आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। क्या? जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। प्रारंभ एवं बाद वाले एक्टिनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता तथा विभिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है। ये क्या कह रहा है? प्रारंभ है ना, जो शुरू के एवं बाद वाले एक्टिनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके वितरण में इतनी अधिक अनियमितता है। शुरू में और बाद वाले जो एक्टिनोइड्स मतलब एक्टिनोइड जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता है तथा विभिन्नता पाई जाती है। मतलब ये सही नहीं है, मतलब कभी +3 कभी +4, मतलब लाइंस मतलब कोई ट्रेंड नहीं है हमारे पास कि क्या बिल्कुल नियमित रूप से है ना, काफी अनियमित है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता तथा विभिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है ना। इतनी ज्यादा अनियमितता तथा विभिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में हम इन तत्वों की रसायन है ना, इन तत्वों के रसायन की समीक्षा काफी संतोषजनक है, काफी असंतोषजनक है ना, काफी असंतोषजनक है ना। तो समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आज के भाग में हमने आयनिक आकार है ना, जो एक्टिनोइड्स हैं उनके आयनिक आकार कैसे होते हैं उस पर चर्चा की और कैसे कैसे उसमें नियमित ह्रास होता है उस पर भी चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.2 में दिए हुए हैं। उसके बाद हमने एक्टिनोइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे एक्टिनोइड्स का मतलब क्या है, हम एक्टिनियम की भी साथ में बात कर रहे हैं ना। जब भी हम एक्टिनोइड्स की बात करेंगे तो एक्टिनियम भी साथ में सम्मिलित होगी है ना। तो उसके बाद हमने एक्टिनोइड्स और एक्टिनियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.3 में दी हुई है उस पर चर्चा की। ठीक है, तो बाकी अगले भाग में हम सामान्य अभिलक्षण तथा लेंथेनॉइडों से तुलना है ना, जो एक्टिनोइड्स हैं उनके सामान्य अभिलक्षण और उनकी तुलना हम लेंथेनॉइड से करेंगे है ना। जो एक्टिनोइड्स हैं उनकी सामान्य अभिलक्षण और उसकी तुलना हम लेंथेनॉइडों से करेंगे, जो आपकी पुस्तक में 4.6.4 में दिए हुए हैं। तो एक बार जरूर वहां से देख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।